हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कुमार अश्विनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास की एसएसटी हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो शुरू करते हैं स्थायी जीवन की ओर। इसके पहले हम स्थायी जीवन की ओर तक पढ़ चुके हैं। अब इसकी आगे पढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे पहले जो जो आरंभिक मानव थे ना, वो स्थायी जीवन नहीं जीते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जहाँ पर उनका भोजन यानी कि जानवर, हिरन और ऐसे जानवर जिन्हें ये मार कर खाते थे, उन लोगों के उन जानवरों के पीछे ये जाया करते थे। किसी लिए? शिकार करने के लिए। और जो जानवर थे वो अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। ठीक है, और ये लोग उनका पीछा करते थे। ठीक है, शुरू करते हैं। पुरातत्वविदों पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में कहें तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है, झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। कुछ पुरास्थल किसे बोलते हैं? पुरानी स्थल यानी पुरानी जगह। ठीक है, जैसे कि बुरजोम। बुरजोम कहाँ पर है? वर्तमान कश्मीर में है। ठीक है, तो जैसे कि बुरजोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। ठीक है, गड्ढे के नीचे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। गर्त बोलते हैं गड्ढे को, वास मतलब रहने की जगह, गर्त वास यानी ऐसी जगह जो गड्ढे में होती है। ठीक है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, है ना? क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है, सर्दियां हैं, बर्फ पड़ती है, तो इसलिए वहां पर कैसे मकान मिलते हैं? गर्तवास। ठीक है, गड्ढे के अंदर। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के जगह मिली है। ठीक है, आग जलाने की जगह मिली है दोनों स्थानों पर, घर के अंदर भी यानी गर्तवास के अंदर भी और गर्तवास के बाहर भी। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार, सर्दी है गर्मी, उसके हिसाब से घर के अंदर या बाहर पकाते होंगे, है ना? तो एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो की एंड में एक गर्तवास का चित्र दिखाऊंगा कि कैसे आरंभिक मानव एक गर्तवास यानी गड्ढे के घर में रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युगीन उपकरणों से बने हैं। पुरा पाषाण युगीन मतलब बहुत पुराना युग, उस टाइम के कुछ यहाँ पे औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। ठीक है, यानी ये क्या है? उनसे उनके जैसे हैं पर उनसे थोड़े से भिन्न है ना? थोड़े से अलग है ना? जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, थोड़े से भिन्न है, तो इसीलिए क्या कहा गया इनको? नवपाषाण युग का माना गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई जाती थी। ठीक है, क्या चढ़ाई जाती थी? पॉलिश, ताकि उनकी धार और नुकीली हो जाए। ठीक है, और वो जानवरों को आसानी से मार पाए। ओखली और मूसल ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है, चीजों को पीस कर खाते थे ये लोग। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। ठीक है, तो इन सब का भी इस्तेमाल होता रहा था इतिहास में भी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे हथियार रखे हैं जो पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे नवपाषाण युग के लिए कुछ उपकरण। ठीक है, यानी वहां से कुछ उपकरण यहाँ पे फोटो दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अब ये है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया। अलंकरण मतलब होता है लिखना कुछ। ठीक है, अलंकरण भी किया जाता था। बर्तन का उपयोग चीजों को रखने बर्तन का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग
खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन मतलब दालें जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे थे, धीरे धीरे बन रहे थे, है ना, या बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, ठीक है। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। कपास से बनता है कपड़ा, है ना। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? नहीं, है ना। क्यों नहीं आए होंगे, समझते हैं अभी। ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया, ठीक है। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बारीकी से जांच करना, ठीक है, सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। ढूंढते हैं मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ पर मेहरगढ़ ये रहा, है ना, पाकिस्तान में है अभी। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु देखते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है, ठीक है। समतल मतलब जो एक सार हो, ऊंचा नीचा ना हो। और दर्रा बोलते हैं दो पहाड़ों की बीच की जगह पर। तो ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और इसका दर्रे का नाम क्या है? यानी कि ये पहाड़ हो गए और इसको बोलते हैं दर्रा। तो इसके कुछ नाम है यहाँ पे, क्या नाम है इसका? बोलन दर्रा। तो वहां पर है ये मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी इस इलाके में सबसे पहले, यानी कि हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के बाहर की बात कर रहे हैं। तो वहां पर सबसे पहले मेहरगढ़ में स्टार्ट हुआ जौ और गेहूं उगाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। अवशेष मिले हैं मतलब टूटे फूटी अवस्था में अभी भी वहां पे हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। इसका मतलब यानी कि जिनमें से कुछ इस बात की संभावना है, संभवतः यानी इस बात की संभावना है कि भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण मतलब चीजों को इकट्ठा करने के, ठीक है। आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद सामान्यतया यानी कि आमतौर पर, सामान्यतः मतलब क्या होता है? आमतौर पर मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, ठीक है। उसकी क्या करते थे? सम्मान जताते थे। मतलब कैसे करते हैं देखते हैं। लोगों की लोगों की आस्था है, यानी कि उनकी क्या, उनका मतलब ऐसा मानना है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ठीक है। उनके मरने के बाद उनकी लाश के साथ जो उनकी डेड बॉडी होती थी ना, उसके साथ कुछ सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, है ना, ताकि बाद में खा सके, ठीक है। ये है आपका चैप्टर और खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ठीक है, यहाँ पे है ना, ये रहा बकरी का कंकाल, इस तरफ है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, ठीक है। फ्रांस में कोई गुफा है, उसमें चित्रकारी करी गई है, तो उसका यहाँ पे फोटो है, देखते हैं क्या है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, ये यूरोप में है, ठीक है। यह चित्र फ्रांस के गुफा का है। इस पुरास्थल यानी पुराने स्थान की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं।
इनमें जंगली घोड़े, गाय भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क यानी कि कच्चे लोहे बोले तो लोहे का जो कच्चा रूप होता है ना, उस और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों यानी कि त्योहारों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा, है ना, कि हम कैसे हमला करेंगे, तुम यहाँ पर, मैं यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल, एक नवपाषाणिक पुरास्थल यानी एक नया पुरास्थल। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि इस जो पुरा पाषाण युग था उसमें और इसमें रहने के हिसाब से और औजारों के हिसाब से कुछ अंतर था। ठीक है, तो इसलिए उसको नाम अलग अलग दिया गया है। ठीक है, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में चताल एक चताल ह्यूक तुर्की में है। ठीक है, यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका प्रयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर से कोड़िया तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था और लोग सामान खुद या जानवरों पर पीठ पर लाद कर लाते थे। ठीक है, और ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ, सबसे पुराना जो आरंभिक मानव का टाइम है ना, वो होता है पुरा पाषाण काल। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है, फिर आता है नव पाषाण काल। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब तक के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करियो, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।